आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच पाश्चात्य कला का जो तीसरा पार्ट लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस पार्ट में भी हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह भी पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो टीजीटी और पीजीटी की का प्रिपरेशन आर्ट अर्थात फाइन आर्ट या कला से कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग अपने इस चैनल पर बने रहिए और चलिए मैं शुरुआत करता हूं। चूँकि पाश्चात्य कला पर अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है और मैं 200 प्रश्नों का श्रृंखला बनाया हूँ और यह 200 प्रश्नों का श्रृंखला आप मान कर चलिए कि पाश्चात्य कला का यह रामबाण प्रश्न श्रृंखला है। इस प्रश्न श्रृंखला से बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। तो आप लोग इस प्रश्न श्रृंखला को अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी पाश्चात्य कला के जो ऑथेंटिक बुक हैं या फिर पाश्चात्य कला के खासकर रिवीजन जो नोट्स हैं उसको भी आप लोग तैयार रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पाश्चात्य कला का तीसरा पार्ट। तो पहला जो प्रश्न है कि पिएटा नामक विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की मूर्ति जिसमें मरियम ईसा के शव को गोद में लिए हैं, किसने बनाई है? तो पिएटा नामक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति श्रृंखला जो है यह किसने बनाई है? तो इसका उत्तर होगा माइकल एंजेलो। किसने बनाया था? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने यह पिएटा नामक मूर्ति बनाई थी और यह मूर्ति कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में? तो यह वेटिकन के, लिख लीजिए यहीं पर, यह वेटिकन के सेंट पीटर्स में स्थित है। ठीक है, यह वेटिकन के सेंट पीटर्स में स्थित है और माइकल एंजेलो ने इस विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की मूर्ति जिसे हम पिएटा कहते हैं इसकी रचना की थी। चलिए नेक्स्ट। द एम्बेसेडर्स चित्र में फर्श पर एक अजीब आकृति दिखती है, वह क्या है? द एम्बेसेडर्स चित्र में फर्श पर एक अजीब आकृति दिखती है, वह क्या है? तो वह स्कूल है। वह क्या है? स्कूल अर्थात एक खोपड़ी। नेक्स्ट। द पेंटर्स स्टूडियो नामक विशाल यथार्थवादी चित्र किसका है? तो द पेंटर्स स्टूडियो नामक विशाल यथार्थवादी चित्र किसका है? तो इसका आंसर होगा गुस्ताव कुर्बे, जिसे हम गुस्ताव कोर्बेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रभाववाद के किस चित्रकार ने रूएन कैथेड्रल की पूरी श्रृंखला अलग अलग समय पर बनाई? प्रभाववाद के किस चित्रकार ने रूएन कैथेड्रल की पूरी श्रृंखला अलग अलग समय पर बनाई थी? तो रूएन कैथेड्रल की जो श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला को किसने बनाया था? क्लाउड मोने ने, जो कि प्रभाववादी कलाकार थे और क्लाउड मोने ने ही इसे बनाया है। और इस श्रृंखला में इन्होंने लगभग कितने चित्र बनाए हैं? 30।
कितने चित्र बनाए? 30। नेक्स्ट, डांस एट ले मौलिन डे ला गैलेट किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो डांस एट ले मौलिन डे ला गैलेट यह चित्र किसका है? तो यह रेनॉयर का चित्र है, अर्थात पियरे ऑगस्ट रेनॉयर। पियरे ऑगस्ट रेनॉयर का यह चित्र है। नेक्स्ट, द कार्ड प्लेयर्स चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो द कार्ड प्लेयर्स चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा पॉल सेजान। कौन होगा? पॉल सेजान। पॉल सेजान ने द कार्ड प्लेयर्स नामक चित्र बनाई थी, और यह इसकी प्रति जो है, इसकी एक प्रति दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली चित्रों या पेंटिंग्स में एक है। हम आगे 10 विश्व के 10 सबसे महंगे पेंटिंग्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पाश्चात्य कला के फिर हम जो वाद हैं अलग अलग, जैसे जंगलवाद, प्रभाववाद, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, मूलिन रूज या फिर मौलिन रोज के पोस्टर और नाइट लाइफ के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह चित्र जो है या पोस्टर यह किसका है? इस हेनरी डी टूलूज लॉथरेक। ठीक है, तो मौलिन रूज के लिए कौन प्रसिद्ध है? यह पूरा नाम नहीं आता है, केवल टी लॉथरेक आएगा या टूलूज लॉथरेक आएगा, तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिमिटिविज्म आदिमवाद का प्रभाव पिकासो के किस काल पर सबसे अधिक पड़ा? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीकी काल। इसका उत्तर होगा अफ्रीकी काल। नेक्स्ट, भविष्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो भविष्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका उत्तर होगा गति, शक्ति और मशीन की प्रशंसा। गति, शक्ति और मशीन की प्रशंसा। तो यह भविष्यवाद का मुख्य सिद्धांत था। इस आंदोलन ने पुरानी कला और संग्रहालयों को नष्ट करने की बात कही थी। ठीक है, तो और इसमें उम्बर्टो बोचियानी की मूर्ति जो है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण भी है। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उम्बर्टो बोचियानी की मूर्ति। उम्बर्टो बोचियानी की मूर्ति भविष्यवाद का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, यह जो मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट, इसका उत्तर तो सबको पता है। द जॉय ऑफ लाइफ किस भाववादी कलाकार की कृति है? तो जॉय ऑफ लाइफ या भाववाद या जंगलवाद के जो प्रमुख कलाकार हैं, यूं कहें कि जो जंगलवाद और भाववाद के जनक हैं, पितामह हैं, उनकी यह कृति है। और भाववाद या जंगलवाद के पितामह कौन थे? हेनरी माथिस। तो इसका द जॉय ऑफ लाइफ किस कलाकार की कृति है? तो यह हेनरी माथिस का है। हेनरी माथिस जो कि एक भाववादी, भाविस्ट या जंगलवादी
कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विट्रुवियन मैन का प्रसिद्ध रेखा चित्र किसने बनाया है? तो विट्रुवियन मैन का प्रसिद्ध रेखा चित्र किसने बनाया है? तो इसका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट। आर्ट नोव्यू का सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था जिसने बार्सिलोना में सग्रादा फैमिलिया बनाया? तो यह इसका उत्तर होगा एंटोनी गौडी। एंटोनी गौडी ने आर्ट नोव्यू का प्रसिद्ध वास्तुकार था और इसने ही बार्सिलोना में सग्रादा फैमिलिया बनाया था। नेक्स्ट। एलो क्राइस्ट चित्र किस कलाकार का है? तो एलो क्राइस्ट चित्र किस कलाकार का है? तो यह चित्र श्रृंखला जो है पॉल गॉगिन का है। पॉल गोंगू भी लिखा रहेगा लेकिन पॉल गॉगिन ही ज़्यादातर आयोग लिख कर ही पूछता है, तो पॉल गॉगिन ही एलो क्राइस्ट चित्र के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट। द स्लेव शिप नामक तूफानी समुद्री चित्र किसका है? द स्लेव शिप नामक तूफानी समुद्री चित्र किसका है? तो इसका उत्तर होगा J.M.W. टर्नर। कौन होंगे? J.M.W. टर्नर। नेक्स्ट। वैन गॉग ने द स्टारी नाइट कहाँ चित्रित की थी? तो वैन गॉग ने द स्टारी नाइट यह कहाँ पर चित्रित की थी? तो इसका उत्तर होगा सेंट रेमी के मानसिक अस्पताल। सेंट रेमी के मानसिक अस्पताल में इस द स्टारी नाइट को चित्रित किया था। नेक्स्ट। द नाइटमेयर नामक प्रसिद्ध डरावना चित्र किसका है? तो द नाइटमेयर नामक प्रसिद्ध डरावना चित्र किसका है? तो यह चित्र जो है यह हेनरी फ्यूसेली का है। यह चित्र किसका है? हेनरी फ्यूसेली का यह चित्र है। नेक्स्ट। महान ओडालिस्क किस नवशास्त्रीयवादी कलाकार की कृति है? तो महान ओडालिस्क किस नवशास्त्रीयवादी कलाकार की कृति है? तो इसका उत्तर होगा जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंग्रेस। हम इनको शॉर्ट में JAD इंग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंग्रेस जो थे यह महान ओडालिस्क के रचनाकार थे। ठीक है, जो कि यह एक नवशास्त्रीयवादी चित्र थी। ठीक है, नेक्स्ट। बरोक वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण वर्साय का महल किस देश में है? तो वर्साय का महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट। द स्विंग किस शैली की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है? द स्विंग किस शैली की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका उत्तर होगा रोकोको। रोकोको। चलिए नेक्स्ट। द थिंक मूर्ति मूलतः किस बड़े कार्य का हिस्सा थी? द
थिंक मूर्ति मूलतः किस बड़े कार्य की हिस्सा थी? तो इसका उत्तर होगा गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल। नेक्स्ट, इम्पेस्टो तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? तो इम्पेस्टो तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा वैन गॉग। विसेंट वैन गॉग ने इम्पेस्टो तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ब्रूनेलेस्ची ने फ्लोरेंस कैथेड्रल के लिए क्या बनाया था? तो ब्रूनेलेस्ची ने फ्लोरेंस कैथेड्रल के लिए क्या बनाया था? तो इसका उत्तर होगा विशाल गुंबद। विशाल गुंबद। नेक्स्ट, अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट के चित्रकार कौन है? तो अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट के चित्रकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा जॉन वैन आइक। कौन होंगे इसका उत्तर? जॉन वैन आइक। चलिए नेक्स्ट, द टावर ऑफ बेबल। द टावर ऑफ बेबल किस डच कलाकार की कृति है? तो द टावर ऑफ बेबल किस डच कलाकार की कृति है? तो यह इसका उत्तर होगा पीटर ब्रूगेल। पीटर ब्रूगेल। नेक्स्ट, गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग के चित्रकार कौन है? गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग के चित्रकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा जोहान्स वर्मीर। जोहान्स वर्मीर इसके चित्रकार हैं। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ मारत किस राजनीतिक घटना से संबंधित है? तो द डेथ ऑफ मारत किस राजनीतिक घटना से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एलोयस सेनफेल्डर ने किया था। सेनफेल्डर भी कहीं लिखा रहता है, कहीं सेनफेल्डर। इन्होंने ही 1796 में या 98 में लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रतीकवाद का मुख्य केंद्र कौन सा देश था? तो प्रतीकवाद का मुख्य केंद्र कौन सा देश था? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस प्रतीकवाद का मुख्य केंद्र था। ठीक है। और प्रतीकवाद के अगर प्रमुख कलाकार पूछा जाए या कुछ इसके मुख्य कलाकार, तो उनका नाम भी लिख लीजिए कि मोरो और रेडॉन। ये सब प्रतीकवाद के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अमूर्त अभिव्यंजनावाद का उदय कहाँ हुआ? अमूर्त अभिव्यंजनावाद का उदय कहाँ पर हुआ? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट, रेडीमेड का सबसे पहला उदाहरण क्या था? तो रेडीमेड का सबसे पहला उदाहरण क्या था? तो इसका उत्तर होगा बाइसिकल व्हील। बाइसिकल व्हील। ठीक है।
यह रेडीमेड का सबसे पहला उदाहरण था। नेक्स्ट, द किस नामक प्रसिद्ध पेंटिंग में किस धातु की परत का प्रयोग हुआ है? तो द किस नामक प्रसिद्ध पेंटिंग में किस धातु की परत का प्रयोग हुआ है? तो वह धातु की परत कौन सा है? तो वह है सोना, गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, भाववाद के कलाकारों ने रंगों का प्रयोग कैसे किया? तो भाववाद के कलाकारों ने रंगों का प्रयोग कैसे किया? तो इसका उत्तर होगा गैर यथार्थवादी और भड़कीला। गैर यथार्थवादी और भड़कीला रंगों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, द पोटैटो ईटर्स वैन गॉग के किस काल का चित्र है? तो पोटैटो ईटर्स जो कि विसेंट वैन गॉग का यह प्रमुख चित्र है, तो यह किस काल का चित्र है? तो यह डच काल, शुरुआती समय का चित्र है। नेक्स्ट, कांस्य मूर्तिकला में लास्ट वैक्स विधि का प्रयोग किसने किया? तो कांस्य मूर्तिकला में लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन यूनानियों से लेकर आज तक। नेक्स्ट, द बर्गर्स ऑफ कैलिस किसकी मूर्ति है? तो द बर्गर्स ऑफ कैलिस किसकी मूर्ति है? तो इसका उत्तर होगा आगस्त रोडिन। इसका उत्तर होगा आगस्त रोडिन। नेक्स्ट, घनवाद शब्द किसने दिया था? तो घनवाद शब्द किसने दिया था? तो घनवाद शब्द किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा लुई वाक्सेल्स। लुई वाक्सेल्स ने घनवाद शब्द का नाम दिया था। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल पेंटिंग के संस्थापक कौन थे? तो मेटाफिजिकल पेंटिंग के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जियोर्जियो डी चिरिको। नेक्स्ट, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पिघलती घड़ियां किस वर्ष बनी थी? तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पिघलती घड़ियां 1931 में बनी थी। कब बनी थी? 1931 में। और इसके रचनाकार कौन थे? इसको भी लिख लीजिए, सल्वाडोर डॉली। सल्वाडोर डॉली इसके रचनाकार थे। नेक्स्ट, ब्लैक स्क्वायर को कला के इतिहास में क्या माना जाता है? तो ब्लैक स्क्वायर को कला के इतिहास में क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा शून्य बिंदु। क्या माना जाता है? शून्य बिंदु। नेक्स्ट, एक्शन पेंटिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एक्शन पेंटिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने। किसने किया था? हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट, कैंपबेल सूप कैन की कुल संख्या कितनी थी जो वारहोल ने प्रदर्शित की? तो कैंपबेल सूप कैन की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 32। कुल संख्या कितनी थी? 32 थी। और सभी 32 को वारहोल ने ही चित्रित किया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट,
लौवर संग्रहालय का कांच का पिरामिड किसने डिजाइन किया था? तो लौवर संग्रहालय का कांच का पिरामिड किसने डिजाइन किया था? तो इसका उत्तर होगा आई.एम. पेई। आई.एम. पेई ने लौवर संग्रहालय का जो कांच का पिरामिड था उसको इन्होंने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, यंग ब्रिटिश आर्टिस्ट को किसने संरक्षण दिया था? तो यंग ब्रिटिश आर्टिस्ट को किसने संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स साची। इसका उत्तर होगा चार्ल्स साची ने। नेक्स्ट, फ्रेस्को चित्रण की दो मुख्य विधियां कौन सी है? तो फ्रेस्को चित्रण की दो मुख्य विधियां कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा बूनो और सेक्को। बूनो और सेक्को। बूनो जो है फ्रेस्को बूनो उसको गीले प्लास्टर पर किया जाता है और सेक्को का मतलब सूखे प्लास्टर पर किया जाता है। तो बूनो मतलब गीला प्लास्टर और सेक्को मतलब सूखा प्लास्टर पर यह चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट, द हिंग्ड वॉल्ट किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? तो द हिंग्ड वॉल्ट किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा गॉथिक। इसका उत्तर होगा गॉथिक। चलिए नेक्स्ट, मसाचियो को किस तकनीक के लिए जाना जाता है? तो मसाचियो को किस तकनीक के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रैखिक परिप्रेक्ष्य का व्यवहारिक प्रयोग। रैखिक परिप्रेक्ष्य का व्यवहारिक प्रयोग। मसाचियो को किस तकनीक के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रैखिक परिप्रेक्ष्य का व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परा पेंटिंग में रंगों को घोलने के लिए किस बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग होता है? तो टेम्परा पेंटिंग में रंगों को घोलने के लिए किस बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी। नेक्स्ट, पॉप आर्ट का उदय किस देश में हुआ था प्रारंभिक रूप में? तो पॉप आर्ट का उदय किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, यूके में हुआ था। ठीक है। एंडी वारहोल पॉप आर्ट के जनक थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एंडी वारहोल पॉप आर्ट के यह जनक थे। नेक्स्ट, लैंड आर्ट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सर्पिल जेट्टी किसका है? लैंड आर्ट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सर्पिल जेट्टी किसका है? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट स्मिथसन। रॉबर्ट स्मिथसन। नेक्स्ट, वेनस डी मिलो मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो वेनस डी मिलो मूर्ति यह कहाँ पर सुरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा लौवर संग्रहालय, पेरिस। इसे शायद लुब्र संग्रहालय भी कहते हैं। हाँ, लुब्र संग्रहालय पेरिस में यह वीनस डी मिलो मूर्ति सुरक्षित है। लौवर भी कहीं इसका नाम आता है। तो
इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। लुब्र रहेगा तो उत्तर होगा, लोअर रहेगा तो लोअर होगा। ठीक है, तो यह 150 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट हुआ 3 पार्ट में। अब चौथे पार्ट में हम 151 से लेकर 200 तक के जो प्रश्न श्रृंखला है उसको कंप्लीट करूंगा। और यह 200 प्रश्नों का श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए। कंटिन्यू इसका रिवीजन करेंगे तो प्रश्न तो कठिन है, क्योंकि शब्द ही कठिन है। शब्द कठिन होने के कारण इन प्रश्नों को याद करना आसान नहीं है, इसलिए इनका बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि पाश्चात्य कला के अगर प्रश्न आते हैं और इनमें से अगर प्रश्न कोई भी आया तो उसका उत्तर आपको सटीक मालूम रहे। इसलिए आप इसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।